ईरान का हालत ख़राब है, तो उसको एड्रेस करने के लिए नया नया पॉलिसी बन रही है। गैस की कमी है, तेल की कमी है, तो देश को कैसे आप प्रस्तुति करेंगे आने वाले समय में, ये और ही खतरनाक होने जा रहा है। टेररिज्म में भी ख़ास तौर से अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट का भारत में कितना विस्तार हो रहा है। कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान ने क्या नई रणनीतियाँ अपनाई। उदयपुर बना विश्व स्तरीय शांति और रणनीतिक संवाद का केंद्र। महाराणा प्रताप एनुअल जियो पॉलिटिक्स डायलॉग 2026 का भव्य समापन। मेवाड़ राजघराने की भागीदारी। उदयपुर 14 मार्च 2026 को झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और रणनीतिक संवाद का केंद्र बन गई है। रमाड़ा उदयपुर रिसोर्ट एंड स्पा में आयोजित 2 दिवसीय महाराणा प्रताप एनुअल जियो पॉलिटिक्स डायलॉग 2026 थिंक टैंक का भव्य समापन हुआ, जिसका नेतृत्व प्रतिष्ठित उसानस फाउंडेशन ने किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस मंच के तहत मेवाड़ राजघराने के विश्ववासी मेवाड़ भी शामिल हुए, जिन्होंने उदयपुर को इस वैश्विक संवाद का प्रमुख चेहरा बनाया। सम्मेलन में विश्व भर से रणनीतिक विशेषज्ञ, राजनयिक और नीति विश्लेषज्ञ जुटे, जिसमें अमेरिका, मंगोल और भारत सहित कई देशों के प्रमुख विचारक शामिल थे। सम्मेलन में शामिल हुए प्रमुख विशेषज्ञों में थे सैयद अता हसनैन, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और सुरक्षा विशेषज्ञ, सी राजा मोहन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ, सुजन चिनॉय, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट के महानिदेशक, पीटर नो उपे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विशेषज्ञ, दमदीन तसोगोतबाटर, मंगोलिया के सांसद और पूर्व विदेश मंत्री, मेजर जनरल सुधाकर वीजी, रिटायर सुरक्षा विशेषज्ञ, पूर्व राजनीतिक, और अनिल त्रिगुनायक। इसके साथ ही मेवाड़ राजघराने के विश्ववासी मेवाड़ ने उदयपुर की भूमिका को वैश्विक शांति मंच के रूप में मजबूत किया। सम्मेलन के दौरान वैश्विक आतंकवाद, पश्चिमी एशिया में बढ़ता तनाव, महाशक्तियों के रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक व्यापारिक तनाव और दक्षिण एशिया की सुरक्षा चुनौतियों पर गहन मंथन हुआ। विशेष रूप से चीन की तकनीकी और आर्थिक रणनीति पर भी चर्चा हुई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि उदयपुर अब केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति और शांति संवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। सम्मेलन में कई प्रतिष्ठित संस्थाओं का योगदान रहा, जिसमें उसानस फाउंडेशन, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक शामिल थे। पुरस्कारों और सम्मान समारोह में विशिष्ट योगदान देने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया, जिससे यह सम्मेलन एक प्रेरक और प्रभावशाली मंच के रूप में उभरा। उदयपुर अब शांति, रणनीतिक और वैश्विक सहयोग का नया केंद्र बन चुका है और यह विश्व मंचों पर भारत की आवाज़ को मजबूत देगा। महाराणा प्रताप एनुअल जियो पॉलिटिकल डायलॉग 2026 उसका सिर्फ एक केंद्र बिंदु है कि पूरा विश्व में ये जो जियो पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है, इसके ऊपर चर्चा करना है, और जहाँ जहाँ पे क्रिटिकलिटीज़ हैं उसका क्या समाधान किस तरफ हो सकता है, सोल्यूशन फाइंडिंग कैसे करना है, ये एक रास्ता, रोड मैप बनाने का इरादा के साथ ये यहाँ पे ये थिंक टैंक उसानस फाउंडेशन कर रहा है। इसमें देश विदेशों से बहुत सारे डेलीगेट्स आ रखे हैं। देश के अंदर जो जाने माने बहुत विख्यात लोग हैं, जिनका काबिलियत को अभी तक टीवी चैनल और बाकी सारे जगह में रिटन वर्क हो या किताब लिखे हो, कोई एक्सपर्ट्स हैं, डोमेन एक्सपर्ट, इन सबको यहाँ पे डीप सिलेक्शन के बाद बुलाया गया है और उनका जो नज़रिया है अलग अलग सब्जेक्ट, उसके ऊपर योगदान करने के बाद उसको निचोड़ निकाल के आने वाले समय में आगे जो ऊपर है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन आर्मी, इनके साथ बांटेंगे और मीडिया में भी प्रकाश पाने का उम्मीद है। जी सर, जिस तरह से हालात हैं, नेशनल लेवल पर हालात हैं, यहाँ पर किस तरह से वहाँ पर उसके बारे में चर्चा की, थोड़ा सा उसके बारे में। नेशनल लेवल का जो हालत, आप हिंदुस्तान का नेशन के बारे में बता रहे, इंडिया का जो स्टेटस है आज के दिन में इतना बेहतरीन है। आप पार्लियामेंट जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में हिंट दे रहे हैं, उसके बारे में मत पूछिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ भारत में ये एक डायनेमिक एक डेमोक्रेसी है।
इस किस्म की डेमोक्रेसी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए ना अमेरिका का क्या हालत है, वो भी तो डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन यहाँ पे ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल जो कहते हैं, सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली ज़मीन पे हम इसको एहसास कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ये जो पीपल्स कॉन्टैक्ट है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये पीपल कॉन्टैक्ट के साथ बरकरार रखना निहायत आवश्यक है। और बदलता परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए कोई एक पॉलिसी आप हर कोई सिचुएशन या परिस्थिति में आप लगा नहीं सकते हो। एक पॉलिसी जो है एक ही सिचुएशन में लगाया जाता है। अलग अलग परिस्थिति, अब ईरान का हालत ख़राब है तो उसको एड्रेस करने के लिए नया नया पॉलिसी बन रही है। गैस की कमी है, तेल की कमी है, तो देश को कैसे आप प्रस्तुति करेंगे आने वाले समय में, ये और ही खतरनाक होने जा रहा है, तो कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये बहुत ही एक अहम योगदान कर रहे हैं देश की तरक्की के लिए, और ये इसी तरह आगे की तरह भी आप करेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। ये हमारा महाराणा प्रताप एनुअल जियोपॉलिटिक्स डायलॉग का 5वां संस्करण है और इसको हम पिछले कई सालों से उदयपुर में आयोजित करवा रहे हैं। एक मेन हमारा जो उद्देश्य ये था कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के ऊपर जितना भी विचार विमर्श होता है उसको इन छोटे शहरों में लाया जाए और यहाँ पर उसको लेकर के एक जागृति बढ़ाई जाए। और मेवाड़ का, उदयपुर का बड़ा एक वैभवशाली इतिहास रहा है। यहाँ पर महाराणा प्रताप, बप्पा रावल जैसे बड़े बड़े जो लीडर्स हुए थे, उन्होंने डिप्लोमेसी के क्षेत्र में, स्टेट क्राफ्ट और वॉर के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, उनके बारे में आज की जनरेशन को जानना ज़रूरी है। तो ये पिछले 2 दिन के अंदर हमने कई सारे सेशंस टेररिज्म के ऊपर किए। टेररिज्म में भी ख़ास तौर से अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट का भारत में कितना विस्तार हो रहा है, कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान ने क्या नई रणनीतियाँ अपनाई हैं, किस तरह से उनकी जो 3 मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इन्होंने अपने नए प्रॉक्सी ग्रुप्स खड़े किए हैं जैसे कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, PAFF इत्यादि। और इसके अतिरिक्त हमने रेडिकलाइजेशन और जो एक इस्लामिज़म जो व्यापक स्तर पर जो फैल रहा है, मतलब टेररिज्म से हट करके देश के दूसरे भागों में, उस पर भी चर्चा की और सरकार किस तरह से इन पर रोक लगा सकती है। उसमें ख़ास तौर से जो ऑनलाइन तरीके हैं इनके फंड रेज करने के, साइबर रिक्रूटमेंट, उन पर चर्चा की गई। इसके अलावा हमने एनवायरनमेंट के ऊपर भी सेशंस रखे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें जो विकसित राष्ट्र हैं और जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके बीच में मुख्य मतभेद किन इश्यूज़ के ऊपर हैं। फिर कुछ सेशंस हमारे जियो इकोनॉमिक्स की, किस तरह से आजकल जो है ट्रेड को और ये टैरिफ्स जो हैं उनको एक हथियार की तरह बड़े राष्ट्र यूज़ कर रहे हैं छोटे राष्ट्रों के ऊपर दबाव डालने के लिए। पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहा है अभी ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में, उसके क्या व्यापक स्तर पर परिणाम होंगे और आगे क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं जा रही है, इन विषयों पर भी विचार किया गया। इसके अतिरिक्त हमने भारत का जो परसेप्शन वॉर जो है और जो इन्फॉर्मेशन वॉर है उसके ऊपर भी गहन चर्चा की। इसमें ख़ास तौर से चीन और पाकिस्तान के लिहाज से हमें क्या जवाब देने चाहिए। और इस पूरी बैठक में बड़े दुनिया से जो है देश विदेश से बहुत एक्सपर्ट्स आए। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो बिहार के वर्तमान गवर्नर हैं वो हमारे मुख्य अतिथि थे। अमेरिका से उनके उप विदेश मंत्री बाइडेन गवर्नमेंट में जो थे डैनियल बेनेम, वो आए, उन्होंने यहाँ पर कीनोट एड्रेस दिया। डॉक्टर सी राजा मोहन थे। इसके अतिरिक्त कई सारे एम्बेसडर्स जैसे कि एम्बेसडर गौतम बम्बा वाले जो भारत के राजदूत थे चीन और पाकिस्तान में, उन्होंने यहाँ पर वक्तव्य दिए। एम्बेसडर अजय बिसारिया भी यहाँ पर थे जो कि पुलवामा हमले के दौरान पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर थे और उन्हें ऐसी आपस स्थितियों में छोड़ के आना पड़ा और काफ़ी उनकी एक्सपर्टीज़ है टेररिज्म वगैरह इन इशूज़ के अंदर। फिर कश्मीर से शिव मुरारी सहाय यहाँ पर आए हुए थे जिनका एक लंबा अनुभव है कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को ख़त्म करने का। इसके अलावा जनरल सुधाकर जी यहाँ पर थे। दिल्ली के भूतपूर्व उपराज्यपाल श्री तेजेंद्र खन्ना जी यहाँ पर हैं और कई सारे एक्सपर्ट्स बाहर से जिसमें कि अर्मेनिया के फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर एरिक ग्रिगोरियन हमारे साथ थे, मंगोलिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो इस तरह से कई सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े और ये एक आज जो है इस कार्यक्रम का समापन होगा। अब इसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी, इसका जो निष्कर्ष होंगे, इसको हम भारत के विदेश मंत्रालय को भेजेंगे और सरकार में अन्य लोग भी जो इन विषयों पर डील करते हैं और बात करते हैं उनको ये सुझाव भेजे जाएंगे जो कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी मेकिंग में शामिल करती है। और हमारा उद्देश्य जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही है कि भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के ऊपर एक अच्छा और एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन किया जाए, उसको लेकर के जागृति फैलाई जाए सर से भारत के छोटे शहरों के अंदर, और सरकार को अपनी तरफ से कुछ ऐसे सुझाव दे सकें जो कि सरकार के और देश हित में काम आ सके। नमस्कार, मैं अनीता जैन, डायरेक्टर यूजानस फाउंडेशन। यूजानस फाउंडेशन
एक ऐसा थिंक टैंक, जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक है जो कि जियोपॉलिटिक्स ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं सभी को डील करता है, इंक्लूडिंग वॉरफेयर से लेके क्लाइमेट चेंज तक, ये सभी टॉपिक्स को डील करता है। एंड लाइक बेसिकली हम पिछले 2 दिनों से 13 और 14 दोनों दिन यहाँ पे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस हुए। क्लाइमेट चेंज आज एक सबसे बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज में हम बात सब करते हैं कि क्लाइमेट बदल रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकें या उसे कैसे ठीक करें, उसके मेन फैक्टर्स क्या है, क्या इश्यूज़ है हमारे सामने, क्या चैलेंजेस है। तो क्लाइमेट चेंज का एक जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है वो फाइनेंस, कि क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के लिए, अडाप्टेशन के लिए आपको फाइनेंस कहाँ से आना है, कैसे आना है, उसके पाथवेज क्या है, उसके क्या मेजर चैलेंजेस है। इसको कल बहुत डिटेल में आर्मेनिया के मिनिस्टर एरिक, BSI के फॉर्मर डायरेक्टर मिस्टर ए माओ एंड डेनमार्क के एम्बेसडर ने बहुत डिटेल में काफ़ी डिस्कशन किया एंड फाइनली वो इस कंसेंसस पे आए कि चूँकि हर कंट्री के अंदर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स अलग अलग है, इसीलिए उनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग है और इसी तरह उनका रिप्रेजेंटेशन UNEP के अंदर भी होना अलग अलग तरीके से होता है। और वहीं पे एक मेजर कंसेंसस पे आके और हम क्लाइमेट फाइनेंस के इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं और उसको आगे डेलीगेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल पॉलिटिक्स, मल्टीपोलरिटी, इस तरह के बहुत सारे डायमेंशंस पर डिस्कशंस हुए एंड सबसे अभी जो लेटेस्ट डिस्कशन हुआ था वो वॉरफेयर पे हुआ कि किस तरह से हम नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव को बिल्ड करते हैं और किस तरह से नैरेटिव मीडिया जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग में हेल्प करता है। इन सभी एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। With my Mongolian co-panelists, that interdependence can be a very good thing, and we as a small country can't afford. We've tried decades ago being neutral and strategically autonomous. It ended in an occupation of a country by a big neighbor. So we don't play with the fire again. We have chosen very clearly the alliance. That is the only thing that helps us to survive, but also interdependence, which can be a very, very good thing. And I agree, historically, it's been a defining feature of humanity. The world has not functioned in bubbles as much as we think. However, not every interdependence is good, and the examples you have given, they prove a point that it's very important to assess the healthiness of interdependence in each and every relationship, because you might, if you are smart, you will detect the problems early on and may be able to correct that. So I think what Europe has been undergoing, and I am a witness of that, is the problems with the interdependence, or rather dependence from China, have been identified some time ago. And I have seen with my own eyes, being on the China file and then spending a year in Beijing as ambassador, that it was a awakening process, no less than that. And it's not dependence on Chinese goods. I have to say India is as dependent on Chinese goods as Europe, maybe even more. It's a much more dangerous dependence on tying up your economy, by having huge numbers of companies who make profits only because of China and Chinese market. There, where the remedies are very difficult to be taken, and it's taking time. But I think it's really taking, the shift has been happening in a big way. Again, for my country, this was relatively simple. Chinese have decoupled us just because. This is exactly the time for us to talk about these sort of issues. And therefore it's really very timely. But the issue is that how do we get the knowledge-based opinions of the experts, how do we get it heard by the decision makers, is a very big issue. And that is something that we also need to be working, and these sort of forums can be a good platform of conveying these messages and concerns and ways of solution to the problems that we're facing.
Now, with regard to weaponization and interdependence and weaponization of trade and economic means, well, what I really think is that interdependence first is a great capital. One should not be afraid of being dependent on someone. I'm coming from Northeast Asia, and we have a country that is not dependent on any other country, and we see in real time how their economy is doing. So this is not where we want to end up. And this is an exact empirical example of where the world that is not interdependent would go in. So therefore, interdependence is an absolutely necessary element of prosperous human community. And it's not, this universe, not just planet Earth, this universe is interdependent. I mean, if we're talking about quantum entanglement, the particle in our brain can get entangled with another particle billions of light years away instantaneously. That's how we are interdependent. For example, moon. The sea tides are caused by the gravitational influence of the moon. But we're 60% water. So if oceans are being gravitationally influenced by the moon, imagine how strong is the influence of moon on our body, on our brain. We may not be consciously aware of it, but it has always been there. The iron in our blood, most of the elements are from, stars from the universe. For example, iron cannot be fused on planet Earth. We do not have that energy source. It came from the space. And we're walking star. So not just talk about each other, which is sitting 1 meter away from each other. We're entangled with the rest of the universe. That's how interdependent the universe is, not to mention humanity. As for interdependence of humanity, yesterday we were, this state, I was thinking about history. I mean, they were talking about Akbar Khan, Babur Khan. Well, that's my history as well. The great Mughals, Tamerlan, Barlas family, all they come from Mongolia. So the world was intertwined and interdependent for ages. We are Buddhists. Where did we get that idea? It came from India, and this Buddhist religion came to Mongolia in the 15th century when the empire was degrading and collapsing, and it was all violence. The feud between the nobilities was so violent that we needed peaceful philosophy. And therefore we brought it from India in order to pacify. So it was a strength. It brought peace to the eternally fighting, little states that was created, mosaic states that was created on the basis of collapsing Great Mongol Empire. So in other words, what I'm trying to say is that this interdependence, it has been there forever, and it will stay there forever, and no big person, however big that person is just a temporary phenomenon that will be outlived by that interdependence. Right. So I think the argument here is that we live in a world which is more turbulent, where this interdependence has been weaponized. So the question is, can you maintain your Buddhist equanimity as a country which is sandwiched between two big powers when they are behaving in such an unpredictable way and clearly weaponizing this interdependence? So how does your country deal with that?
Yeah, so again, as a Buddhist, and Lord Buddha taught that the way you look at the world will be the world that will be reality. So if we keep looking into the rest of the world as enemies that want to press on us, we will get enemies. And this philosophy comes from here, actually. So, you see, of course, I'm not naive to think that, oh, if I look only positively, things will be positive. No, Buddha also did not say it. But being aware of the risks, and then if you keep focusing on it, you will get the problem. But if you keep focusing on positive things, and then also attend diplomatically, smartly the challenges, then you can get through, all of the problems. And I'll give you one example. This isolation. What is the alternative to interdependence? Isolationism, right? Mongolia, and you're talking about our neighbors. I'll give you a very good example of Mongolia. For 70 years we were communists, and starting from 60s, Sino-Soviet conflict made us isolated. We only have two neighbors, but because of that conflict, we ended up having only one neighbor. The southern neighbor did not exist for us for 40 years. Now, as a result, in 1990, when we started transition to market economy, the GDP of Mongolia stood at $3 billion. After 70 years of communist development, it was only $70 billion, $3 billion. Now, China opened up its market. Now we had two neighbors, and then as a result of our restructuring, Mongolian economy went up to the level of $1 billion only in 2003. Within 8 years, our GDP reached $11 billion. 10 times growth, and 4 times bigger than what Mongolian economy achieved within 70 years, because we had full, neighborhood. You benefited from the Absolutely. globalization.